नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो विज्ञान की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने अम्ल और क्षारकों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था और कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे और उसके बाद सूचक के बारे में चर्चा की थी। सूचक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे प्राप्त किए जाते हैं। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुण। तो अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपके धातुओं की अम्लों तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम धातु जो होते हैं वो अम्ल और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धातु बोले तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, इन धातुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन धातुओं की इनके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। तो जब धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है या अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और ऐसा जैसा ये क्षार भी करते हैं। क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। देखिए इस तरह से, चलिए मैं लिख देता हूं, अम्ल तथा क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो जैसे ही हम अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अम्ल और इसके साथ हमने किसी धातु की अभिक्रिया करवाई तो हमें लवण मिलेगा और प्लस जल मिलेगा साथ में। देखिए अभिक्रिया करवाते हैं, ये हमने अम्ल लिया 2HCl यानी HCl के 2 मोल ले लिए और प्लस, अब यहाँ पे धातु लेना, आपको कोई भी धातु ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने जिंक लिया तो ये जिंक जो है ये Cl के साथ मर्ज हो जाएगा, तो ZnCl2 और प्लस अब 2H बच गए तो ये हो गई H2 जो कि आपके गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं आप कि साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से मुक्त करते हैं। ऐसे ही अब यदि क्षार की बात करें, कोई क्षार लेते हैं तो वैसे ही क्षारक ले लिया कोई और प्लस यहां कोई धातु ले लिया आपने, इसमें भी क्या होगा, लवण और प्लस साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, लवण और जल बन जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने NaOH प्लस यहां ले लिया जिंक। ठीक है, ये क्षारक है NaOH, इसके साथ मैंने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। और चलिए इसके 2 मोल ले लेते हैं हम, तो ये आपके बन जाएगा Na2ZnO2 और साथ में H2 गैस क्या हो जाएगी, आपके मुक्त हो जाएगी। तो क्षारक भी जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये देखिए ये यौगिक बना है सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इस यौगिक का नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो इसने Na2ZnO2 बना लिया और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जब धातुएं अम्लों तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है तब लवण तथा जल बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, मैंने ये ऊपर तीर का निशान इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है, गैस के रूप में है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ गैस के रूप में है। अब चाहे तो आप हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर लिखना चाहें तो
वैसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आराम से आप लिख भी सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हम करते हैं हाइड्रोजन गैस परीक्षण। इसको एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं, ठीक है। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो होता है क्या, देखिए हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है आपके, हाइड्रोजन गैस निहित जो परख नली होगी, मतलब एक परख नली लेंगे, इसमें मैं प्रयोग द्वारा आपको समझाऊंगा। और उस परख नली के पास यदि आप जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं, उस परख नली के पास क्या ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती यदि आप ले जाएंगे, तो आपको पोप की आवाज सुनाई देगी। पोप ऐसे फट फट की आवाज आती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। तो देखिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहां एक स्टैंड लेते हैं। ये हमने स्टैंड ले लिया इस प्रकार से। यहाँ एक परख नली लेते हैं, ये आपकी परख नली हो गई। और इसको आपको ऊपर से कोरक से बंद कर देना इस प्रकार से। ये कोरक लगा दिया मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ जिंक के दाने ले लेते हैं, और साथ में जैसा कि अभी किया था हमने अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अम्ल लिया है और साथ में जिंक के कुछ दाने लिए हैं। तो इसमें हम अम्ल ले लेते हैं तनु H2SO4, ठीक है। और साथ में ये जो नीचे हैं, जैसे आपके बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके जिंक के दाने, ठीक है। तो ये जिंक का और तनु H2SO4 का एक विलयन हमने लिया है। और इसमें जैसे ये लेंगे तो यहाँ पे कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे आपको, और ये जो बुलबुले होंगे ये H2 गैस के होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। अब इसी में से हम एक नली लगा देते हैं नीचे की ओर। ये नली लगा दी, और यहाँ पे एक पात्र लेते हैं, ठीक है। ये पात्र लिया है हमने, जिसमें यहां तक इस पात्र में ये भरा है आपके साबुन का पानी, और ये परख नली यहां तक है ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ये जो नली है, जो इससे मतलब इस परख नली से होकर जा रही है, यहाँ पर इसमें लगा दी है हमने। अब जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो जैसे ही देखिए इसमें देखिए जिंक के दाने हैं और तनु H2SO4 अम्ल है। अभी हमने देखा था कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे और इस नदी से होते हुए यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर बड़े बड़े बुलबुले आपको ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। और जैसे इसके संपर्क में आप एक मोमबत्ती लेकर आते हैं, यहां एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये आप लेकर आए, तो यहां पे क्या होगा, आपके फट फट की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। फट फट की ध्वनि के साथ आपको यहाँ पे पोप की एक आवाज सुनाई देगी। तो ये था वो प्रयोग, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण इस प्रकार से हमने किया है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं, ये बुलबुले क्या करेंगे, इस मोमबत्ती जैसे ही पास लेकर आएंगे हम, तो मोमबत्ती जो जल रही है वो उसमें फट फट की आवाज सुनाई देगी आपको, और धीरे फिर ऐसा थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से इस प्रयोग को किया है हमने। ये किताब में आपके दिया गया है, देखिए किताब में मैं बता देता हूं आपको, ये वो प्रयोग है, आप देख लीजिएगा और चित्र को आसानी से समझिएगा, ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जो हमने धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया की है वो का वो ही आपको मैंने बताया है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस परीक्षण। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला आपका टॉपिक है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगला आपका टॉपिक है अम्ल तथा क्षारकों, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये आपका अगला टॉपिक, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है मैंने अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। अब इस धातु बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, ठीक है। बाइकार्बोनेट लिखा है मैंने, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो देखिए अम्ल और क्षारक की जब धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल ही प्राप्त होता है। लेकिन लवण तथा जल प्राप्त होने के साथ साथ में CO2 गैस मुक्त होती है। इसमें क्या होता है, CO2 गैस मुक्त होती है। तो देखिए लिखते हैं यहां पर, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं या लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। साथ ही CO2 गैस मुक्त करते हैं, CO2 गैस मुक्त करते हैं। अब चाहे तो आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे Na2CO3, अब ये देखिए ये तो क्या है, धातु, और ये CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो सोडियम के साथ कार्बोनेट, जो सोडियम है कार्बोनेट बन गया ना ये, तो धातु कार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं अम्ल से। भाई अम्ल लेना है साथ में, तो अम्ल से हम अभिक्रिया करवा देते हैं। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, एक तो NaCl प्लस साथ में जल बनेगा और साथ में CO2 गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। इसको चाहे तो आप संतुलित कर सकते हैं, संतुलित कर लीजिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 लगाना है, ठीक है। ये संतुलित हो गई है मेरे ख्याल से, जी हाँ बिल्कुल हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया, तो हमारे पास लवण बन गया। ये तो क्या है आपका लवण, ये क्या है जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बन गई हमारे पास। और ऐसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, यानी कि NaHCO3। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे कहें सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही बात है। इसकी अभिक्रिया भी हम किसके साथ, HCl अम्ल ले लेते हैं। HCl क्या है, अम्ल है, तो इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो वही NaCl बनेगा, साथ में जल बनेगा और प्लस CO2 गैस
वापस मुक्त हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया करवानी है आपको। तो हमने क्या किया, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनते हैं और साथ ही CO2 गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, एक कार्बोनेट यौगिक है। इसके साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाई, लवण बन गया, जल बन गया और साथ में CO2 गैस मुक्त हो गई। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जैसे ही हमने अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास कोई लवण बन गया, जल बन गया और CO2 गैस मुक्त हो गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जो आपके पास CO2 बनी थी उसी CO2 को आप बुझे हुए चूने में प्रवाहित कर दें, यानी जो चूने का पानी है उसमें यदि आप प्रवाहित कर दें तो क्या होगा। तो जैसे ही आप यदि बुझी गैस जो आपके बनी जो गैस CO2 है उसको चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो आपके पास एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, या आप यूं कहें कि विलयन का रंग जो है, विलयन जो है वो दूधिया हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आपने अभी क्या किया, जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो आपके पास CO2 गैस भी आई साथ में। ठीक है, लवण भी बना, जल भी बना और CO2 गैस मुक्त हो गई। यदि CO2 गैस को चूने के पानी में आप प्रवाहित करें, CO2 गैस को चूने के पानी में क्या करें, प्रवाहित करें। यदि CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें तो विलयन दूधिया हो जाता है, विलयन दूधिया हो जाता है, या आप यूं कहें कि श्वेत अवक्षेप बनता है, दूधिया हो जाता है। या तो ऐसे कहें, या आप श्वेत अवक्षेप इसको बोल सकते हैं। जो दूधिया मैंने लिखा है, दूधिया कलर, तो उसे श्वेत अवक्षेप भी आप लिख सकते हैं। तो हम चूना लेते हैं, चूने का पानी CaOH का H, एक प्रकार से ये क्या है, क्षारकीय है। ठीक है, और प्लस CO2, इसके साथ CO2 प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही CO2 प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, और प्लस साथ में बनेगा जल। ठीक है, तो ये था आपका चूने का पानी। ये क्या है, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चूने का पानी कहते हैं। और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है आपके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जल बनेगा। ठीक है, तो यदि CO2 गैस को चूने के पानी में प्रोवाइड कर दें तो विलयन दूधिया हो जाता है, यानी कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको प्राप्त हुआ है ये श्वेत अवक्षेप में प्राप्त होगा। यदि आप किसी जल में इसको घोलेंगे तो वैसा का वैसा इसको सफेद कर देगा, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं है। जैसे कि आप चीनी और शक्कर या नमक को आप चीनी में पानी में घोलते हैं तो आराम से वो घुल जाते हैं और पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जल में अघुलनशील है, ये घुलनशील नहीं है, क्योंकि इसको जैसे जल में घोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये पानी को दूधिया कर देगा, यानी दूधिया जैसा, यानी सफेद व्हाइट कलर का हो जाएगा, उसमें घुलेगा नहीं। ठीक है, अब यदि इसी में कैल्शियम कार्बोनेट में यदि आप और अधिक मात्रा में CO2 प्रोवाइड कर दें तब क्या होगा। तो देखिए, यदि अत्यंत मात्रा या अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो अब आप बताइए कि जैसे ही हम अत्यंत मात्रा में CO2 गैस को प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा। तो जैसे ही हम अत्यंत मात्रा में CO2 गैस को प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि जल में क्या होगा, विलयशील होगा। तो देखिए CaCO3, इसी के साथ और अधिक CO2 प्रवाहित करने पर हमारे पास बनेगा CaH
CO3 का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये हमारे पास बना है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारे पास यौगिक बन गया, जो कि क्या होगा, जल में विलयशील होगा, जल में विलयशील यौगिक प्राप्त होगा। तो ऐसा होता है कि यदि और अधिक मात्रा में आप CO2 प्रोवाइड करेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में यौगिक मिलेगा, जो कि जल में क्या होगा, विलयशील होगा, जल में आसानी से ये घुल जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे ख्याल से आराम से समझ रहे होंगे एक एक चीज को। हम एक एक चीज को बारीकी से पढ़ रहे हैं, ऐसा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं मिटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, और हम जो CO2 गैस आपके निकल रही थी उसका एक प्रयोग दिया गया है। देखिए मैं आपको किताब में बता देता हूं। देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। तो देखिए होता है क्या, करना कुछ नहीं है, वैसा का वैसा जो कि अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक उसी से। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक परख नली लेनी है, ठीक है, परख नली ले लिया आपने, और इस परख नली के अंदर यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, और CO2 गैस लेनी है, ठीक, CO2 गैस ऊपर इसमें प्रोवाइड करनी है, और साथ में सोडियम कार्बोनेट के ये जो नीचे कुछ कण दिखाई दे रहे हैं इनको लेने हैं। और जैसे आप लेंगे तो यहां से, और ऊपर देखिए कीप लगाना है जिसको हिलाने के लिए, जिससे वो मिल जाए आराम से। तो जैसे इसकी एक निकास नली दे रखी है, बाहर परख नली दे रखी है, उसमें आप प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको विलयन दिखाई देगा, जो कि आपको कलर युक्त दिखाई देगा, उसमें कुछ न कुछ कलर होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या होगा, विलयन, यानी चूने का पानी आपको दिखाई देगा। तो मैं ये बोर्ड पे नहीं बता रहा हूं, इसको आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने पहले पढ़ा है वही चीज यहाँ पे प्रयोग के द्वारा दिखाई गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, जैसा कि मैंने अभी बताया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH का होल ट्वाइस है तो चूने का पानी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को खड़िया यानी चौक बोलते हैं, चौक। संगमरमर बोले तो मार्बल, चौक बोले तो चौक, तो आपने देखा ही होगा, चौक चुनने से जो बनी होती है। और या चुन्ना पत्थर भी इसी को बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चुन्ना पत्थर, इसी को बोलते हैं संगमरमर, और इसी को बोलते हैं खड़िया। खड़िया बोले तो चौक, ये चौक है, ठीक है। ये मार्बल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको आप लाइमस्टोन बोल सकते हैं, चुन्ना पत्थर है लाइमस्टोन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये इसी के नाम है तीनों, ठीक है। इसी के ये विविध रूप हैं, आपके दिए भी गए हैं किताब में, तो आप आराम से देख लीजिएगा इनको, ठीक है। अब एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखना है आपको क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये जो क्षारक होते हैं आपके, ये न तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि जो अम्ल होते हैं वो ही केवल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, बाकी क्षारक इनके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आराम से इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आपका टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं
क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। पीछे जो अभी आपने अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें क्या किया था, आपने क्या किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 गैस प्रोवाइड की थी। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या किया था आपने, CO2 गैस प्रोवाइड की थी। और CO2 गैस प्रोवाइड करने के बाद में आपके पास जो अवक्षेप बना था या जो भी आपके पास यौगिक बना था उसके बाद में, तो वो उसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसको आप अम्लीय यौगिक भी कह सकते हैं। क्या अम्लीय यौगिक हो सकता है वो, यदि लवण और जल बने तभी हो सकता है, वरना तो हो नहीं सकता। तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं। अब अगला जो आपका ये टॉपिक है, तो वैसे तो मैं ये बता चुका हूं कल वाली क्लास में ही, लेकिन आज फिर से इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब एक उदासीन लवण बनाते हैं। जो उदासीन होता है, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को अब देखिए क्या करते हैं कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और जो लवण बनता है वो एकदम उदासीन प्रकृति का होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का एक नाम दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, ये HCl अम्ल लिया हमने, ये NaOH ये आपका अम्ल है, ये क्षारक है, और दोनों की जब आपस में परस्पर क्रिया करवाई तो ये NaCl बन गया। Na के साथ ये Cl मर्ज हो जाएगा और ये H और ये H H2O यानी जल बन जाएगा। तो ये आपका लवण है जिसे आप साधारण नमक भी कहते हैं, और ये क्या बन गया, साथ में जल बन गया। तो ये वो अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको क्या करना है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये आपका अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, क्रिया हुई, तो ये क्या बन गया, लवण, और साथ में जल बन गया। इसी लवण NaCl को आप साधारण नमक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया हुई कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपके अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब देखिए यहां क्या होगा, उसको देखिएगा। तो देखिए अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड कौन से होते हैं पहले तो वो समझ लीजिए। धातु ऑक्साइड बोले तो किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, यानी कि जैसे मैं आपको कहूं Zn जिंक है, ये धातु है, इसके साथ O जोड़ दिया आपने, तो ये क्या है, एक धातु ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ये एक धातु है, इसके साथ O जोड़ दिया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो धातुओं के साथ ऑक्साइड जोड़ने पर बनने वाला जो यौगिक होगा वो आपका धात्विक ऑक्साइड होगा। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3। आपने देखा होगा जंग का जो सूत्र होता है ना, जंग, जो लोहे पर जंग लगता है उसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3।
तो वो भी एक धात्विक ऑक्साइड ही है। तो ये धात्विक ऑक्साइड है और अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तब जो विलयन बनता है वो नीले रंग का प्राप्त होगा। किस रंग का प्राप्त होता है? विलयन जो होता है वो नीला प्राप्त होता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। यदि हम CuO यानी कि कॉपर क्लोराइड CuO इसकी अभिक्रिया मान लीजिए, ये धात्विक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, इसकी यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको जो विलयन प्राप्त होगा वो नीले रंग का प्राप्त होगा। ठीक है, और नीले रंग का जो विलयन प्राप्त होगा वो एक कारण के कारण होता है कि ये इसमें जो कॉपर क्लोराइड बनता है उसी की वजह से ये रंग जो है वो नीला प्राप्त होता है और कोई कारण नहीं है। तो अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की जो अभिक्रिया है उसमें चलिए लिखते हैं, जब अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। और इसका एक ही कारण है, यह अभिक्रिया में CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? विलयन नीले रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर क्लोराइड इसमें बनता है, इस वजह से ही विलयन का रंग कैसा हो जाता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो चलिए हम अभिक्रिया करवाते हैं CuO और इसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। आप अम्ल तो है ये एक प्रकार से। तो इस अम्ल की अभिक्रिया हम करवाते हैं धातु ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जैसे ही हमें प्राप्त होगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड का जो विलयन प्राप्त होगा वो नीले रंग का प्राप्त होगा और साथ में क्या बनेगा? जल। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया करने पर क्या होता है? फिर से देख लीजिए, क्या होता है? विलयन नीले रंग का प्राप्त होता है और ये इस कारण होता है क्योंकि इसमें कॉपर क्लोराइड बन रहा है और कॉपर क्लोराइड की वजह से ही ये रंग कैसा होता है? नीले रंग का हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवा दी। अब क्षारकों की बात करेंगे। क्या क्षारक करते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया? तो देखिए, जो क्षारक होते हैं वो धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, जो क्षारक होते हैं वो धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्षारक जो होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जरूर अधात्विक ऑक्साइडों के साथ बिल्कुल करते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो क्षारकों के अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड तो अभी हमने देखा, जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड जिस ऑक्सीजन के साथ अधातु जुड़ा होगा वो अधात्विक ऑक्साइड होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन है, नाइट्रोजन, इनके साथ यदि ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो वो आपके अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कोई क्षारक लेंगे और उसके अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं आपके वो क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा जली बनाते हैं और ये भी अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के समान ही है। जैसे अम्ल और क्षारक की हमने अभिक्रिया करवाई थी, ठीक वैसे ही होती है ये। और ये भी अब देखिए यहाँ से एक बात भी स्पष्ट हो जाती है कि यदि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के समान ही हो ये अभिक्रिया, कौन सी? कि जब हम क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब लवण और जल बनता है। और ऐसा हमने पहले भी देखा था कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं
तब लवण और जल ही बनता है। उस अभिक्रिया को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम दिया था। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में यदि लवण और जल बना था और इसी में भी ऐसा ही हो रहा है, तो ये तो अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया थी उसी के समान हो गई। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो क्षारकीय जो हम लेंगे, जो मतलब क्षारक वाले जो हमारे पास होंगे अद्वितीय ऑक्साइड जो होंगे, तो अद्वितीय ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे भाई। तो भाई अम्ल होगा, क्षारक के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तभी तो लवण और जल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अद्वितीय ऑक्साइड CO2 आप ले रहे हैं या NO आप नाइट्रोजन ऑक्साइड आप ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति के होने की वजह से ही तो लवण और जल बन रहा है, वरना तो लवण जल बनता ही नहीं। तो इसका मतलब चलिए लिखते हैं इसमें, जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः यह अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसी ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया के जैसी ही है। किसके जैसी, उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने देखा था कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। और ऐसा यहां पर हो रहा है कि भाई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं और लवण तथा जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इससे ये स्पष्ट हो जाता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब देखिए क्षारक तो आपने लिया ही है, अब लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड क्या है, किसका काम कर रहे हैं, ये तो अम्लीय प्रकृति के हो गए ना भाई, क्योंकि अम्लीय प्रकृति के ये होंगे तभी तो लवण और जल बनेगा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षारकीय है और इसकी अभिक्रिया हम CO2 के साथ करवाते हैं। तो आप बताइए क्या बनेगा, बनाकर बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बन जाएगा आपके जल। ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक की अभिक्रिया आपने अधात्विक ऑक्साइड यानी CO2 के साथ करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण ही है एक प्रकार से, ये क्या है, एक प्रकार से ये लवण ही है, न तो ये क्षारकीय होता है नहीं ये अम्लीय होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उदासीन प्रकृति का ये क्या है, एक लवण ही है। और यहाँ पे CO2 किसका काम कर रहा है, हमने अभी स्पष्ट किया ना ऊपर, ये एक अम्लीय प्रकृति का हो गया ना, ये अम्ल का ही काम कर रहा है एक प्रकार से। तो इसे हम अम्लीय प्रकृति का कहेंगे क्योंकि ये क्षारक है ये अम्ल है, तभी तो लवण और जल बन गया ना। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। तो देखिए आगे आपकी किताब में प्रश्न आ रहे हैं कुछ। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पे ये दिए गए किताब में देखिएगा। पहला ही प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। और जो पीतल एवं तांबे के बर्तन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऐसा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में
बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो पित्तल एवं तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, आखिर क्या हो जाता है उनमें रखने से, क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये आप बताइएगा, क्यों नहीं रखने चाहिए आप बताइए। क्योंकि जो पित्तल एवं तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसका एक कारण है क्योंकि जो तांबा और पित्तल होता है वो खट्टे पदार्थ तो अम्लीय हो गए ना, तो उनके साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक विषैला पदार्थ बनाता है जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे ना। चलिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अब चाहे तो आप लैक्टिक अम्ल लिख सकते हैं, क्योंकि दही, नींबू जो होता है खट्टा पदार्थ होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो कि तांबे एवं पित्तल से अभिक्रिया कर लेता है। और एक विषैला पदार्थ बना लेता है। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा आराम से। विषैला पदार्थ बना लेता है जो कि हमारे शरीर के लिए, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए हम पित्तल और बर्तन, जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही तथा खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा आपका प्रश्न है इसका, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। अभी अभी हमने देखा था कि धातु के साथ जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अभी हमने प्रयोग भी किया था थोड़ी देर पहले और देखा भी था। तो इसका उत्तर हो गया हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो हमने हाइड्रोजन गैस परीक्षण किया था, जांच की थी ना, बस वही चित्र बनाना है आपको। ठीक है, वो चित्र बना लीजिएगा और उदाहरण के द्वारा इसे आप आराम से समझा सकते हैं। एक उदाहरण भी दे दीजिएगा, एक रिएक्शन भी लिख देनी है आपको। अगला है आपका नंबर 3, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण बतानी है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, एकदम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताब होगी सबके पास, आराम से इस प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई एक धातु यौगिक है, ठीक है, धातु यौगिक यानी धातु के साथ जो यौगिक बना हुआ है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। ये भी प्रयोग हमने किया था। CO2 गैस निकलती है ना बाहर, बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि इनमें से उत्पन्न यौगिकों में से एक क्या है, एक यौगिक ऐसा है जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं, एक तो आप CaCO3, आंसर लिख रहा हूं मैं तीसरे का, नंबर 3 CaCO3, इसकी अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप अम्ल के साथ कराएंगे तो CaCl2 बनेगा। क्या सही है, CaCl2 ही बनेगा ना।
ये तो है कि कैल्शियम एक यौगिक, इसमें कैल्शियम क्लोराइड है। हाँ, तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल के साथ कोई क्षारक, यानी क्षारक बोले तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु बाई कार्बोनेट, अभी पढ़ा था हमने, धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस भी मुक्त होती है। तो साथ में यहाँ CO2 बन जाएगी और प्लस साथ में जल बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आपको लिखना था। तो ये संतुलित भी हो चुकी है। देखिए संतुलित है क्या, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 है। कैल्शियम कितना, 1 पड़ा है। CO3 O2 तो यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे हो गया, तीनों हो गए। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 था, और H2 है, हाइड्रोजन 2 है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित करना आना चाहिए। जो आपका पहला पार्ट है वो मैंने अभी नहीं करवाया है, तो वो मैं जब करवाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों, बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।